नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बंगाल से मजबूती मिलेगी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हुई। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम संक्रमितों वाले चुनिंदा देशों में शामिल। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता अगले सप्ताह नई दिल्ली में। औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जारी। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में लोगों को बधाई दी और उनसे अपील की कि वो उत्सव मनाने के दौरान सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें और मास्क पहनें। इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुर्गा पूजा मना रहे हैं। मां दुर्गा के भक्त, पंडालों के आयोजकों सबने इस बार अद्भुत संयम दिखाया है। आयोजन भले ही सीमित है, लेकिन उत्सव का रंग, उल्लास, आनंद असीमित है। हाँ, मेरा आपसे ये आग्रह जरूर है कि मां दुर्गा के पूजा के साथ ही आप 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडालों में लोगों की संख्या चाहे कम हुई हो, लेकिन भव्यता और समर्पण वही है। खुशियों और उल्लास में भी कोई कमी नहीं है। यही वास्तविक बंगाल है। श्री मोदी ने कहा कि समर्पण में ऐसी शक्ति है कि उन्हें भी लगने लगा है कि वे इस समय दिल्ली में नहीं बल्कि बंगाल में वहां के लोगों के बीच हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बंगाल की धरती से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें बंगाल की संस्कृति, गौरव और प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बंगाल के लोगों का तेजी से विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों की समस्याओं को कम करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंगाल में करीब करीब 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा चुके। उज्ज्वला योजना के तहत 90 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए बंगाल के लगभग 4 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं। जल जीवन मिशन योजना के जरिए बंगाल के लगभग 4 लाख घरों में पाइप से साफ पानी पहुंचाने का काम हुआ है। कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए भी 8,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नेशनल हाईवेज हो, वाटरवेज हो या फिर गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हमारी कोशिश है कि बंगाल के आम जन के जीवन से मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां दुर्गा की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं का उसी तरह सम्मान किया जाना चाहिए जिस तरह मां दुर्गा का सम्मान किया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। 22 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोलकर, उन्हें मुद्रा योजना के तहत आसान शर्तों पर ऋण देकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कर, सैन्य बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देकर और मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करके महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, चाहे स्वच्छ भारत के तहत घरों में शौचालय का निर्माण हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी, चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्वीकृति हो या फिर सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। इस दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा की पहल पर साल्ट लेक में ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में किया गया।
इस अवसर पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल राय और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वे गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री यूएन मेहता कार्डियोलॉजी संस्थान और अनुसंधान केंद्र से संबद्ध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के टेलीकार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे गिरनार में रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो रहा है। पहले चरण के मतदान के लिए विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पहले चरण के लिए विभिन्न दलों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नबीनगर में कहा कि नीतीश सरकार ने राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई रैलियों को संबोधित किया। हसनपुर और विभूतिपुर की रैलियों को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 15 साल के उनके कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास विश्वसनीय चेहरे की कमी हो गई है। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। इधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल 1249 नामांकन वैध पाए गए हैं। इस चरण के लिए 1411 पर्चे दाखिल किए गए थे, जिनमें से 162 जांच के दौरान रद्द कर दिए गए। कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इस चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर सभी 7 नामांकन वैध पाए गए हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि वे पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। उनकी हालत सामान्य है और वे जल्द ही चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक, वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी तथा शाहनवाज हुसैन में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और उनका उपचार किया जा रहा है। बिहार में चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही अनियंत्रित भीड़ के कारण और नियमों के उल्लंघन के कारण कई लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। राज्य में कोविड-19 के निर्धारित दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में असली मुकाबला ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है, क्योंकि 28 में से 17 सीटें इस इलाके में आती हैं। इसलिए भाजपा और कांग्रेस का पूरा जोर इन सीटों पर है। सभी प्रमुख नेता ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर खास ध्यान दे रहे हैं। बुंदेलखंड का हिस्सा होने के नाते बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है। इसलिए कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा को अपनी सरकार बचाने के लिए केवल 9 सीटों की आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस को सभी 28 सीटें जीतनी होंगी, तभी वह पुनः सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। वहीं बसपा और सपा जैसी पार्टियों के लिए यह चुनाव अपनी ताकत दिखाने का मौका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। कुल 81 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान 3 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरे भाई, सुना तुमने?
हैं। अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। ESIC, चिंता से मुक्ति। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अब तक 68,74,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की केवल 9.29% रह गई है। इस समय 7,15,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,838 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या 77 लाख से अधिक है। केंद्र सरकार की प्रभावी नीति तथा जांच, निगरानी और उपचार पर अमल करने से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.51% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 702 लोगों की मौत होने से देश में मृतकों की संख्या 1,16,616 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 14,69,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 9,86,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम है। मृत्यु दर में भी लगातार कम हो रही है और इस समय यह 1.51% है। मंत्रालय ने कहा है कि ये इस बात का सूचक है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड की रोकथाम, जांच और उसके उपचार के मामले में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है। इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधार्थियों ने विकसित किया है। कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है। ये जांच किफायती है और 1 घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं। जांच की ये विधि अत्यधिक विश्वसनीय और सटीक है। ये उपकरण सस्ता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जांच के परिणाम मोबाइल एप्लीकेशन से मिलते हैं, इसलिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविरैप की कड़ी जांच की गई है। विभिन्न वाणिज्यिक इकाइयों ने कोविरैप के लाइसेंस के लिए संपर्क किया है ताकि इसे तेजी से आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। कोविड-19 के महामारी के मद्देनजर मुंबई नगर निगम के स्कूलों के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि भविष्य में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति के मद्देनजर केंद्रीय सरकार ने SOPS फार्मूला तैयार किया है। इसके अंतर्गत शिक्षकों में कोविड संक्रमण से बचाव से संबंधित जागरूकता और छात्रों तथा अभिभावकों को सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश भी बहुत जरूरी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने म्यूनिसिपल स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। एक रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में सभी नगर पालिका स्कूलों में छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। निकट भविष्य में शारीरिक स्कूल शुरू होने से पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को कोविड निवारक उपायों के बारे में पता होना जरूरी है। इसके मद्देनजर BMC ने हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें इन नगर पालिका स्कूलों के 150 शिक्षकों को प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए 120 व्यक्तियों की क्षमता वाले एक हॉल में प्रतिदिन केवल 30 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षित शिक्षक अपने स्कूल में और साथ ही पास के नगर पालिका स्कूलों में अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करेंगे। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त N मंजुनाथ प्रसाद ने कहा है कि बेंगलुरु में हाल ही में कोविड-19 रोगियों की संख्या दैनिक आधार पर कम दर्ज हुई है। आज बेंगलुरु में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों का शीघ्र पता चलने से बेंगलुरु शहर में संक्रमण कम करने में मदद मिली है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बंगाल से मजबूती मिलेगी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89% से अधिक हुई। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम संक्रमितों वाले चुनिंदा देशों में शामिल। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता अगले सप्ताह नई दिल्ली में। औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 27 अक्टूबर को होने वाली तीसरी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। ये वार्ता नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ और अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिका के मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का भी कार्यक्रम है। प्रवक्ता ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक महत्वपूर्ण भागीदारी है। भागीदारी के इन क्षेत्रों में राजनीतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा रक्षा संबंधी क्षेत्र और लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में सितंबर 2018 में और दूसरी वाशिंगटन डीसी में दिसंबर 2019 में हुई थी। भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना बिना किसी उकसावे के लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। ऐसा अक्सर रिहायशी इलाकों में किया जा रहा है ताकि नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद की जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की सहमति का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने इस वर्ष अब तक 3,800 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। नियंत्रण रेखा के पास से हथियार और गोला बारूद भेजने की कोशिशें भी की गई हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान को समय समय पर अवगत कराया गया है। FATF बैठक के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा अनुपालन के मुद्दे पर FATF की पूर्ण बैठक में विचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और जकीरुर रहमान लखवी जैसे कई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति का शांति से समाधान करने के लिए राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में 10 सितंबर को हुए समझौते के तहत ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टकराव वाले सभी क्षेत्रों से सेनाएं हटाया जाना सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। इस संदर्भ में भारत चीन सीमा मामलों पर विचार विमर्श और तालमेल के कार्यकारी तंत्र की 19वीं बैठक 30 सितंबर को हुई थी। इसके बाद सीनियर कमांडरों की बैठक चुशुल में 12 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने सैन्य तथा राजनयिक माध्यमों से संपर्क बनाए रखने तथा बातचीत जारी रखने और जल्द से जल्द सेनाएं हटाने के बारे में दोनों को स्वीकार्य समाधान निकालने की इच्छा दोहराई है। जहाजरानी मंत्रालय ने देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस संबंधी प्रथम अस्वीकार अधिकार शर्तों में संशोधन किया है। संशोधित दिशा निर्देशों से घरेलू जहाज निर्माण और जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुसार देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस संबंधी प्रथम अस्वीकार अधिकार शर्तों में संशोधन आत्मनिर्भर जहाजरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू जहाज निर्माण उद्योगों में कार्यनीतिक मजबूती आएगी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री लक्ष्मण स्वादी ने आज बेंगलुरु में वातानुकूलित विद्युत बस के परिचालन परीक्षण में भाग लिया। निगम ने बेंगलुरु में 90 विद्युत बसों की आपूर्ति के लिए टेंडर मांगे हैं। भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग ने बंगलौर मेट्रोपॉलिटन परिवहन निगम को 300 विद्युत बसों की खरीदारी करने की मंजूरी दे दी है। FAME द्वितीय के अंतर्गत बसों की खरीदारी की अनुमति दी गई है। पर्यावरण अनुकूल विद्युत बसों की खरीदारी में राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अपना अंशदान करेंगे।
भारी उद्योग विभाग ने राज्य सरकार से कहा है कि वो इस वर्ष 31 दिसंबर से पहले विद्युत बसों की आपूर्ति का आदेश स्पष्ट कर दें। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज नई दिल्ली में आधार वर्ष 2016 के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। श्री गंगवार ने कहा कि ये सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। श्री गंगवार ने इसे महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक बताया। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इस देश की प्राचीनतम मूल्य सूचकांक है। इस बात को सभी मानते हैं कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, क्योंकि ये सूचकांक जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले बदलावों को नापने का काम करता है। इस सूचकांक का प्रयोग अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधनों के साथ साथ लाखों केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते के विनियमन और निर्धारण हेतु भी किया जाता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में पनडुब्बी भेदी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया। ये पोत किसी राडार की पकड़ में नहीं आएगा। भारतीय नौसेना में ऐसे 4 पनडुब्बी भेदी युद्धपोतों को शामिल करने के क्रम में ये चौथा युद्धपोत है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में निर्मित कामोर्टा किस्म के पनडुब्बी भेदी युद्धपोत के डिजाइन पर ही इस युद्धपोत का निर्माण किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस युद्धपोत के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रतीक है। इस युद्धपोत के निर्माण में आधुनिक साजो सामान और कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वो परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध में भी पूरी तरह सक्षम सिद्ध होगा। मंत्रालय के अनुसार युद्धपोत में लगे हथियार और सेंसर भी देश में ही तैयार किए गए हैं, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्र की क्षमता प्रदर्शित होती है। ये पोत पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग होगा। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के चुनाव में आज रिकॉर्ड 65.13% मतदान हुआ। आम चुनाव का छठा चरण सफलतापूर्वक हो गया। आज मतदान 2015 के 5वें आम परिषद चुनाव के अनुसार संपन्न हुआ। 26 सीटों में सुकुमारथा में अधिकतम 83.5% और लोअर लेह निर्वाचन क्षेत्र में 48.1% मत डाले गए। जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि 294 मतदान केंद्रों में से 57 केंद्रों पर महिलाओं ने जिम्मेदारी निभाई, जबकि 38 मतदान केंद्रों पर 75% महिला मतदान कर्मियों ने योगदान दिया। पोलिंग हुआ है और जो परसेंटेज टर्नआउट रहा है वो 65.07 और 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शंस हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो टर्नआउट वो कुमारखा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ। लोवेस्ट जो है वो अर्बन एरिया के लोअर ले कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है। और इस बार हमारे फीमेल वोटर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू मेल वोटर्स। और ये इलेक्शंस अपने आप में यूनिक है, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार इंडिया में कहीं इलेक्शंस हुए हैं। तो एलएसडीसी के इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद बिहार असेंबली इलेक्शंस हैं। हमारी तरफ से कोविड की रोकथाम के लिए साथ ही साथ अच्छे से इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इलेक्टर्स का पार्टिसिपेशन हो, उन चीजों को विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि एनडीए सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज शाम दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में किसानों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों के खातों में 6,000 रुपये प्रति किसान जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और किसान भारत की रीढ़ हैं। श्री नड्डा ने कहा कि पिछली सरकारों के शासनकाल में किसानों का कष्ट बढ़ाने वाली अनेक नीतियां अपनाई गईं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की। उन्होंने कहा कि पहली बार विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधीशों से कहा है कि वे राज्य में धान की सरकारी खरीद के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने आज उन किसानों के खातों में 113 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जिनकी फसलों को हाल ही की बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 19 जिलों के बाढ़ प्रभावित 3,48,511 किसानों के खातों में अनुग्रह राशि हस्तांतरित की। पहली बार प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन एनआईसी की मदद से ऑनलाइन किया गया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करने के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन की मदद ली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिलाना सुनिश्चित करें और धान खरीद के दौरान होने वाली किसी भी गड़बड़ी को रोकें। उन्होंने आज धान खरीद में गड़बड़ी की शिकायत पर बरेली क्षेत्र के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक को निलंबित करने के निर्देश दिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने धान खरीद में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे के करीब 11,58,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। इस पर 2,081 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। मंत्रिमंडल ने कल अपनी बैठक में उत्पादकता आधारित बोनस मंजूर किया था। बोनस की अधिकतम राशि प्रति कर्मचारी 17,951 रुपए होगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदकीय सूचकांक आज 149 अंक गिरकर 40,558 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 41 अंक लुढ़ककर 11,896 पर बंद हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय दुबई में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवर में 1 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। इससे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोनों टीमों को ये मैच जीतना जरूरी है। अंक तालिका में राजस्थान 8 अंकों के साथ छठे और हैदराबाद 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान में कोहरा छाया रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के आसार हैं। तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल रहेंगे और भारी वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का आसार है। शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे तथा अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। 4 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम 10 डिग्री जबकि अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं चारू सक्सेना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बंगाल से मजबूती मिलेगी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89% से अधिक हुई। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम संक्रमित वाले चुनिंदा देशों में शामिल। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता अगले सप्ताह नई दिल्ली में।
औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।